हेलो दोस्तों। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर कवर करेंगे विच इज़ थियरी बेस्ड अकाउंटिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहाँ पर हम कई सारे कंसेप्ट्स कन्वेंशंस वगैरह कवर करेंगे जो कि आगे जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे अपने ग्रेजुएशन में, बीकॉम में, बीबीए में या एमकॉम में, एमबीए में, तो ये सारी चीज़ें वापस आएंगी। और अदरवाइज भी जर्नल एंट्री और बाकी आगे अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ये है कि थियरी बेस को हम अच्छे से समझें। सो विल कैप्चर दिस वन बाय वन। So first and foremost thing is why is a theory base? So यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बैंड सा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब बैंड में क्या है, अगर हर साज, हर इंस्ट्रूमेंट अपने अपने ढंग से बजता रहे, यहाँ पर कोई थियरी ना हो, इसकी कोई राग ना हो, कोई ताल ना हो, कोई ट्यून ना हो, सो आपको लगता है कि मेलोडी, एक अच्छा साउंड या एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो सकता है? नहीं। सो देयर हैज टू बी ए थियरी, देयर हैज टू बी सम गाइडलाइंस, सम प्रिंसिपल, सम कॉन्सेप्ट्स जिसको फॉलो करते करते आप एक अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। सो एज इट अप्लाइज टू म्यूजिक, such is the thing for anything that we read. Important theory base is very much of importance. So what is a theory base? So accounting में क्या है, all the users of accounting information look forward to accounting for appropriate, useful and reliable information. अभी जितने भी यूजर हैं उनको एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और वो इंफॉर्मेशन बढ़िया सी कब हो सकती है, जब हम इंश्योर कर पाए कि ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म है और कंसिस्टेंट है। यानी हर हर बार हम एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन, एक ही फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए अगर हम देंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे यूजर बेस के लिए, जिनके लिए हम वो इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी यूजफुल एंड दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सो दिस इज वाई अ थियरी बेस इज रिक्वायर्ड। अब नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज ए थियरी बेस? सो दिस मेक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड कंपेरेबल। जो हमने भी बात की, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सेट मिलता है और कंपेरेबल इंफॉर्मेशन सेट मिलता है। अब ये होते क्या है, अगर हम थियरी बेस की बात करें तो इसमें एक होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम शॉर्ट में गैप बोलते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स विच हैव बीन इवॉल्व थ्रू एजेस। वो धीमे धीमे करके वर्ल्ड ओवर जो अकाउंटेंट्स थे उन्होंने धीमे धीमे कुछ चीजें अपनी एनालाइज करी और उनको लगा नहीं, हम इस तरह से प्रेजेंट करें तो ये ठीक रहेगा। तो अभी ये जो गैप है ये हमको गाइड करते हैं, हाउ डू वी रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन एंड देन हाउ डू वी रिपोर्ट ए ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए ये एक गाइडलाइंस प्रिपेयर करते हैं जिससे एक सेट स्टैंडर्ड बन जाए और सारे के सारे जहां पे भी अकाउंटिंग हो रही है वो एक तरीके का नॉर्म फॉलो करें, जिससे कि एक कंपेरेबिलिटी, एक रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन में आ सके, विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सो गैप जो होते हैं उनको मेजरली हम डिवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन के बीच में। अब कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं दे आर लाइक प्रिंसिपल, राइट? प्रिंसिपल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हमारा काम ही ठीक नहीं हो सकता। कन्वेंशंस ऑन द अदर हैंड आर दो सॉर्ट ऑफ रूल्स जो चूंकि पिछले बहुत टाइम से फॉलो होते चले आ रहे हैं, इसलिए हमको लगता है वो भी एक तरीके से रूल बन गए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी अब ये भाई साहब एक खड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब इन्होंने क्या ट्राउजर और एक शर्ट पहन रखा है। तो अगर ये, मैं आपको कन्वेंशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लो ये इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्राउजर जो होता है हम नीचे पहनते हैं और शर्ट जो होता है उसको हम ऊपर के पार्ट में पहनते हैं। अगर ये उल्टा कर दें, हम मान लो ट्राउजर हम ऊपर पहनने लगे और शर्ट हम नीचे पहनने लगे, तो पर्पस क्या है कपड़े पहनने का? हमें बाहर की एक्सटर्नल जो गर्मी है, धूप धूल, इनसे बचाना और अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखना। तो ये हमारा काम तभी हो रहा है अगर हम ट्राउजर को ऊपर पहने और शर्ट को नीचे पहने। बट नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, अटपटा लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज ये कन्वेंशन है, ऐसा हमने डिसाइड किया, ऐसा शुरू से चला आ रहा है, इसलिए अब अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो अटपटा लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रोड है, इंडिया में हम सब लोग जानते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, यूरोप है, यूएई है, यूएस है, जहां पर राइट हैंड साइड ड्राइविंग है। सो सारे लोग जिस तरीके का रूल फॉलो करते हैं वो अटपटा नहीं लगता, वो होने लगता है। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर सारे लोग यहाँ पर इंडिया में राइट हैंड साइड में चलने लगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। कन्वेंशन ऐसी चीज है कि बहुत टाइम से सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसको फॉलो करना है। प्रिंसिपल वो चीजें हैं जिनके बगैर अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम ही नहीं ठीक होगा, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। वो एक एक चीज हम आगे आपको कैप्चर करके कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे हाउ इट इज हैपनिंग। तो भैया पहला जो अपना हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, वो पहला कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे भाई साहब ये अपने पुराने अपने जो हमारे मिठाई लाल थे, जो हमारी मिठाई की दुकान थी, उनका नाम हमने रख दिया मिठाई लाल। तो ये मिठाई लाल भाई साहब एक हैं
और मिठाई लाल भाई साहब ने एक दुकान खोल ली जिसका नाम है मेसर्स मिठाई लाल। अब ये M/S जो है ना, जैसे हम मिस्टर लिखते हैं या मिस लिखते हैं या मास्टर लिखते हैं, वैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी बिजनेस के सामने मेसर्स लिखते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है M/S। सो ये एक शॉप है जिसका नाम है, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका नाम है मेसर्स मिठाई लाल, और ये है मिस्टर मिठाई लाल जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हम जानते हैं। इन दोनों को हम अकाउंटिंग की भाषा में, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, वी हैव टू ट्रीट देम सेपरेटली। द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। अब क्यों करना है ऐसा, हमने बात करी, अगर हम प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या होता है, बिजनेस अगर अपने ओनर को अपने से अलग ट्रीट नहीं करेगा, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अब क्या हुआ। मिस्टर जो हमारे मिठाई लाल साहब हैं, इन्होंने अपनी दुकान खोली थी मिठाई की, और यहाँ पर उन्होंने 1 लाख रुपए लगा करके अपना कुछ, अपना समोसे और कचौड़ियाँ और मिठाइयाँ बनाई, और 1 लाख रुपए का सामान इन्होंने मान के चलते हैं 1,50,000 में बेच दिया। तो ये पीरियड का उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000 का बेचा, 1,50,000 का बेचा, और 1 लाख रुपीज कॉस्ट लगी थी, यानी इनका प्रॉफिट अगर हम देखें तो 50,000 रुपए का हुआ, 50,000 रुपीज का हुआ। बट इस बीच में अगर मान लेते हैं कि मिठाई लाल साहब ने अपने जो कैश बॉक्स है वहां से 20,000 रुपए निकाल करके अपने किसी पर्सनल खर्चे के लिए लगा दिया, तो अगर इनको, मिठाई लाल को और मेसर्स मिठाई लाल को, हम अलग अलग ना माने, हम माने दोनों एक ही हैं, तो इस जो 20,000 रुपीज इन्होंने निकाले हैं उसकी एंट्री हम अकाउंटिंग में पास नहीं करेंगे, राइट। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे हमको दिखेगा कि हमारा प्रॉफिट 20,000 से कम हो गया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये इनका पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो अब मिठाई लाल साहब जो हमारे हैं, ये मिठाई लाल साहब हैं, इनकी बहुत सारी पर्सनल एसेट्स भी होंगी, अपना इनका कार हो सकता है, इनका घर हो सकता है, लेकिन उन असेट्स को हम बिजनेस में काउंट नहीं करेंगे। और बिजनेस की जो असेट्स हैं, अब इनकी कढ़ाई हो सकती है, गैस हो सकता है, वो इनकी पर्सनल असेट्स में काउंट नहीं करेंगे। तो हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो वो हम करेंगे मेसर्स मिठाई लाल के पर्सपेक्टिव से। और जो भी ट्रांजैक्शंस बिटवीन प्रमोटर यानी ओनर यानी मिस्टर मिठाई लाल और मेसर्स मिठाईलाल के बीच में होंगे, उनकी भी हम अकाउंटिंग में एंट्री पास करेंगे, जिससे हमको क्लियर पिक्चर पता लगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन ओनर और बिजनेस के बीच में हो रहा है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें ट्रू पिक्चर पता लग पाए। सो ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में अगर हम ब्रीफ में बात करें तो ये कहता है कि ओनली ट्रांजेक्शन्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स एंड नो अदर यूनिट आर रिकॉर्डेड। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने की, कि बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं बहुत ऑनेस्ट हैं, या गवर्नमेंट की कोई फेवरेबल पॉलिसी आ जाती है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमको प्रॉफिट दे सकती है आगे आगे। बट चूंकि इन चीजों को हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते। कोई भी चीज, हमने सामान खरीदा, कितने रुपए का खरीदा हमको पता है, हम एंट्री कर लेंगे। हमने कोई एसेट खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, हमको पता है कितने की हुई, वो हम कर लेंगे। हमने रेंट पे किया, सैलरी पे की, ये सारी चीजें हम पैसे के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम इन चीजों की एंट्री अकाउंटिंग में करते हैं। और वो चीज जिसकी एंट्री हम मॉनिटरी टर्म में हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी हम एंट्री नहीं करते हैं। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज है इस कॉन्सेप्ट में, कि हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी होगा। जैसे इंडिया में है तो रुपए और पैसे में करते हैं, यूएस में होंगे तो हम डॉलर्स में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अब जैसे हमारे मिठाई लाल साहब हैं, उन्होंने 5 किलो आटा खरीदा अपनी मिठाई की दुकान के लिए, 3 किलो उन्होंने मैदा खरीदा, और 1 लीटर उन्होंने मान लेते हैं ऑयल खरीदा, तेल खरीदा। और इस तरीके से अब देखेंगे अलग अलग यूनिट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि 5 किलो आटा, है ना, 2 किलो मैदा या 3 किलो ऑयल। हम इन सबको मॉनिटरी टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 किलो आटा मान लीजिए 100 रुपए का लाए तो हम उसको 100 रुपए में लिखेंगे। हम 3 किलो मैदा मान लीजिए 150 रुपए में लाए, 150 रुपीज में लाए, तो हम उसकी एंट्री 150 रुपीज में करेंगे। सिमिलरली ऑयल को भी हम रुपीज में कन्वर्ट करके करेंगे। सो एवरीथिंग हैज टू बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ओनली देन इट विल फाइंड अ प्लेस इन अकाउंटेंसी। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना है इसको सभी दोस्तों को। अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, अब ये देखिए गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जाती जा रही है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो गाड़ी जा रही है और दूसरी एक ये गाड़ी है, वैन है।
हमारे मिठाई लाल साहब ने डिलीवरी करने के लिए एक ये वैन खरीदी हुई है। तो अभी क्या है, हम ये मान करके चलते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं कि जो भी बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। यहाँ पे एक वर्ड है फोरसीएबल फीचर, यानी जितना भी वक्त हम देख सकते हैं, जितना भी हम सोच सकते हैं कि हाँ इतना वक्त है, कम से कम उतने वक्त तक चलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इससे क्या दिक्कत होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मान के चलते हैं हमारे जो मिठाई लाल साहब हैं उन्होंने अपनी जो दुकान खोली थी, वो इस कॉन्सेप्ट को मान लो हम फॉलो नहीं करते हैं, हम ये नहीं मानते कि वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। मान के चलते हैं कि वो 3 महीने, 6 महीने, साल भर ऐसे कुछ चलने वाली है, छोटे समय के लिए चलने वाली है। तो अब क्या हुआ, जो उन्होंने आटा खरीदा था, जो उन्होंने मैदा खरीदा था, जो उन्होंने तेल खरीदा था, लाख लाख रुपए की बात हुई थी ना, 1 लाख रुपीज का उन्होंने सामान खरीदा था, और 1.5 लाख रुपए का उन्होंने सेल किया था, 50,000 रुपए का उनका प्रॉफिट हुआ था। बट यहाँ पे क्या है ना, ये उन्होंने डिलीवरी वैन भी खरीदी जो 2 लाख रुपए की है। तो अगर हम ये मान के ना चलें कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो क्या होगा, हमको ये 2 लाख रुपए भी इसी पीरियड में, यानी 1.5 लाख रुपए की सेल में से माइनस करना पड़ेगा और हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वैन है, डिलीवरी वैन है, ये आने वाले काफी समय तक हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली है। लेकिन और इसका एक पोर्शन मान लेते हैं कि ये वैन हमारी 10 साल तक चलने वाली है, और मान लेते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है, यानी हर साल में अगर हम देखें तो 20-20 हजार रुपए का फायदा हम इससे ले रहे हैं, कॉस्ट हम रिकवर कर सकते हैं इसकी। तो एक्चुअली इस साल में हमको सिर्फ 20 हजार रुपए ही इसके चार्ज करने चाहिए, बट चूंकि हम मान ही नहीं रहे हैं कि हमारा बिजनेस आगे लंबे समय तक चलेगा, तो इसकी पूरी कॉस्ट हमको इसी साल में, यानी इसी पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में रिकवर करनी पड़ेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये मान करके चलें कि हमारा बिजनेस एक फेयरली लंबे समय तक चलने वाला है। इससे होता क्या है, इससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हमारे एक्सपेंस कौन से हैं, एक्सपेंडिचर कौन से हैं, कौन सी चीजें हम खर्चे कर रहे हैं सेल जनरेट करने के लिए, और कौन सी चीज है जिसको हम खर्चा कर रहे हैं असेट बनाने के लिए। असेट लंबे समय के लिए यूज होगी, और लंबा समय हमको मानना पड़ेगा बिजनेस लंबा समय चलेगा, ओनली देन वी कैन एज्यूम कि देयर कैन बी सम असेट्स, राइट। सो ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अभी क्या है, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि बिजनेस एक फेयरली लंबे समय तक चलने वाला है, बट ये जो फेयरली लंबा समय है, इसको हमको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि मिठाईलाल साहब ने दुकान तो खोल ली जो बहुत लंबे समय तक चलेगी, है ना, वो 100 साल तक जिएंगे, 100 साल तक दुकान चलेगी, बट क्या वो 100 साल के आखिरी में अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे? इसके पहले उनको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो बिजनेस बिजनेस की लाइफ स्पैन है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, मोस्ट कॉमनली 1 ईयर। अब क्या होगा, हम हर साल के आखिरी में पता करते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ। हम हर साल के आखिरी में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ करते हैं कि भाई हमारी टोटल असेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है। ये अकाउंटिंग पीरियड हमारे कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइंड है, जहां पर सारे बिजनेसेस को अपने रिटर्न्स विद इन ईयर फाइल करने पड़ते हैं। जो लिस्टेड कंपनीज होती है वहां पे कई बार आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप हर 3 महीने पे भी रिजल्ट्स बनाएं, और कई कई स्पेसिफिक सिचुएशंस आती हैं जहां पर रिक्वायर्ड होता है कि आप इंटरिम पीरियड में भी, यानी बीच में भी कभी रिजल्ट्स अपने बना करके दे। जैसे पार्टनरशिप है मान लीजिए, और कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, तो उस टाइम पे जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसको एक सही सिचुएशन पता होनी चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि भाई कितना प्रॉफिट उसका बना जब तक वो इस फर्म में था, क्या असेट की सिचुएशन है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड का मतलब मोटे तौर पे वही है कि जो बिजनेस का हमारा स्पैन है उसको हम छोटे छोटे पीरियड्स में बांट लेते हैं, मोस्ट कॉमनली 1 ईयर। जो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एसरटेन करते हैं या हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एसरटेन करते हैं, वो एक साल के अंत में करते हैं, और इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ब्रीफ में अगर हम बात करें, वन लाइनर, असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस, नॉट मार्केट वैल्यू। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी असेट्स हैं वो बुक्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ अपनी परचेज प्राइस पे ही, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लीजिए हम कोई मशीनरी मंगा रहे हैं, मान लीजिए हमारे मिठाई लाल साहब जो हैं वो एक ओवन लेकर के आ रहे हैं अपनी शॉप में लगाने के लिए। तो ओवन का कॉस्ट मान लेते हैं 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई, प्लस उसमें कुछ कॉस्ट और ऐड कर सकते हैं वो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए वो जो गाड़ी वाला ओवन लेकर के डिलीवरी लेने आया उसने 500 रुपए लिए, तो 10,500, प्लस एक इलेक्ट्रिशियन उनको बुलाना पड़ा जिसने आकर के ओवन को प्रॉपरली इंस्टॉल किया, उसने भी 500 रुपए लिए, तो टोटल कॉस्ट 11,000 रुपए। सो हम इसको कॉस्ट पे ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद में
ओवन की कॉस्ट बढ़ गई, मान लीजिए एक साल के आखिरी में वो वही ओवन जो इन्होंने 11,000 रुपए का खरीदा था वो 15,000 का आने लगा। तो ऐसा ये नहीं कर सकते कि साल के आखिरी में बोले नहीं नहीं जी इस ओवन की कॉस्ट अब मैं 15,000 दिखाऊंगा। मार्केट प्राइस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंजेस एंड परसेप्शन। इसलिए अकाउंटिंग में हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही ध्यान देते हैं और उसी पे ही हर असेट हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन हम करेंगे, तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं कवर करूंगा। बेसिक ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं। सम ऑफ एनीथिंग, आई मीन सम ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, उसके दो एस्पेक्ट होंगे और दोनों एस्पेक्ट यानी डेबिट यानी कुछ जा रहा है और आ रहा है दोनों बराबर होगा। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर रहता है। और एक अकाउंटिंग इक्वेशन की बात होती है जिसमें असेट बराबर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ये हम डिटेल में कैप्चर करेंगे एक अगले वीडियो में, मे बी थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो में रहेगा। उसमें पूरा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां पर हम इसको डिटेल में कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ब्रीफ में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने कोई मिठाई लाल साहब ने अपनी स्कूल में समोसे सप्लाई किए 15 अगस्त को भाई, और समोसे स्कूल वालों ने बोला था कि भाई आप जो है 100 समोसे हमको भेजिएगा और 10 रुपए के हिसाब से आपको पैसे हम दे देंगे 1,000 रुपए। अब इन्होंने 15 अगस्त के दिन समोसे दे दिए। स्कूल वालों ने बोला था पेमेंट मैं आपको 3 दिन के बाद करूंगा। तो अब 15 अगस्त के दिन जब मिठाई लाल ने सप्लाई कर दिए समोसे, तो क्या वो सेल बुक कर सकते हैं, क्या वो इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी किताबों में या नहीं? नहीं, नहीं, कैश आने का इंतजार नहीं होगा। यहां पर मेन चीज क्या है, व्हेन इट इज अर्नड। आज की तारीख में मिठाई लाल ने 15 अगस्त को 100 समोसे सप्लाई करके अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। नाउ स्कूल इज लीगली बाउंड टू पे हिम, राइट। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि कैश मिला हो। यहां पर इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब ये अर्न होता है, राइट। जब हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा हो जाता है, जब दूसरी पार्टी पैसा हमें पे करने के लिए ओब्लाइज हो जाती है, उस टाइम पे हम मान लेते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है। जरूरी नहीं है कि कैश भी आया हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक तरह से एक्सटेंशन है, या दोनों भाई भाई टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। यहां पर क्या बात होती है, यहां पर बात होती है कि एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट इन द सेम पीरियड। कहने का मतलब क्या है, आपने मार्च का महीना चल रहा है, या हम फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड की बात की थी ना हमने, तो 1 अप्रैल से लेकर के मान लीजिए 31 मार्च का पीरियड हम एक साल का ले रहे हैं। तो मार्च के महीने में मान लीजिए हमने रेंट जो था, महीने का हम पे करते हैं, तो मार्च के महीने का रेंट हमने नहीं पे किया, वो हमने पे किया अप्रैल में। तो मार्च के महीने का रेंट क्या करेंगे हम, उस साल की जो इनकम है उसमें से खर्चे में घटाएंगे या नहीं घटाएंगे? हमको घटाना है, क्योंकि उस साल की जो सेल हुई है, उस सेल को अर्न करने में मार्च महीने का जो रेंट था उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। वो पे हुआ है या नहीं पे हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, मान लीजिए अप्रैल महीने का रेंट हमने मार्च में ही पे कर दिया, तो उसको हम अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने में माइनस नहीं करेंगे एज एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि वो इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की सेल्स को जनरेट करने के लिए खर्चा नहीं किया है, वो हमने एडवांस पे कर दिया है अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए, राइट। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी हमने सेल की उस पीरियड में, उस सेल को करने के लिए जो खर्चा हुआ, हम सिर्फ उसी को कंपेयर करते हैं। अगर कोई खर्चा हमारे किसी दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं। कैसे करते हैं, दैट वी लर्न। अगला कॉन्सेप्ट है, या इसको आप कन्वेंशन भी बोल सकते हैं, विच इज फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, ऑल मटीरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब क्या है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मिठाईलाल बाबू ने क्या किया, अप्रैल में एक एयर कंडीशन खरीदा, ठीक है, और उसको जाके जून में बेच दिया। तो अब क्या अगले साल मार्च में जब ये अपना अकाउंट्स फाइनल करेंगे तो वो एयर कंडीशन तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि खरीद भी दिया बेच भी दिया, तो फाइनल बैलेंस तो उसमें कुछ है नहीं। बट ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अकाउंट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए, ताकि जो भी पढ़ रहा है अकाउंट्स को उसको पता लगे कि एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मान लीजिए 50,000 कैसी था, विच इज ए लार्ज अमाउंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे,
चूंकि वो बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में तो कहीं आने वाला है नहीं, क्योंकि वो खरीदा और बेचा उसी पीरियड में चला गया। तो हम क्या करेंगे, एक फुटनोट डाल देंगे। फुटनोट मतलब जहां पर हम अपनी किताबें लिख रहे हैं, जहां पर अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, जहां पर अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे हम एक एस्टेरिस्क लगा करके लिख देंगे कि ड्यूरिंग द ईयर एन एयर कंडीशन वॉज परचेज फॉर दिस एंड दिस मच मनी ऑन दिस एंड दिस डेट विच वॉज सोल्ड एंड दिस एंड दिस डेट और दिस मच ऑफ रुपी। ये क्या हुआ, हम ट्रांसपेरेंटली कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपा नहीं रहे हैं। सो इस टाइप की जो भी चीजें हैं उनको नोट्स ऑफ अकाउंट्स या अलग अलग जगह पर हमको फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर बार लगातार वैसे ही करना जैसे कि पहले किया है। इसके एक्सेप्शन भी हैं, जरूरी नहीं कि आप वही रूल फॉलो करें, बट जनरली स्पीकिंग हमको जो रूल हमने जो मेथड हमने अडॉप्ट कर लिया, जैसे अलग अलग स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड होते हैं कि भाई स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करें। डेप्रिसिएशन करके एक टर्म आती है जो हम आगे कैप्चर करेंगे। उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट हमने अगर खरीदी है तो हर साल उसकी वैल्यू धीमे धीमे कम होती रहती है, और उसको जो कमी है वैल्यू होने की, उसको हम डेप्रिसिएशन या हिंदी में ह्रास बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमको या कॉन्सेप्ट हमको ये समझाता है कि एक बार अगर हमने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपना लिया तो हमको बार बार उसको चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार चेंज करेंगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं रहेगी। पिछले साल हमने कोई स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड लगाया, डेप्रिसिएशन का अलग मेथड था, इस साल हमने सब उठा के चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड, कभी हमने बोला हम फाइनेंशियल ईयर करेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, कभी हमने बोला ना 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 भाई हम तो कैलेंडर ईयर करेंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब बताइए, कंपैरिजन करना आसान नहीं रह जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अगला जो कॉन्सेप्ट है या इसको कन्वेंशन कह सकते हैं, ये है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। मतलब गाय अगर घर में आ गई है, ठीक है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो 20 लीटर दूध हर दिन देगी, तो उसके बेचने की तैयारी पहले से नहीं करते हैं। आ जाए, दूध देने लगे, असेस कर लो, देख लो कितना आ रहा है, फिर उसको बेचने की तैयारी करो। यानी कोई भी फ्यूचर में प्रॉफिट अगर आपको लग रहा होने वाला है, कोई गेन होने वाला है फ्यूचर में, उसकी हम पहले से एंट्री या उसके लिए हम पहले से तैयारी नहीं करते। इसका जस्ट उल्टा, अगर एक्सपेंसेस कोई खर्चा हमको लग रहा है कि आगे होने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्ले इट सेफ, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट नो फ्यूचर प्रॉफिट। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अगला जो हम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई मिडनाइट ऑयल बर्न करना एक टर्म होता है ना, कि मतलब बड़ी देर तक बड़ी मेहनत की, ठीक है, तो 25 पैसे का हिसाब लगाने के लिए 100 रुपए खर्च नहीं करने हैं। सिंपल सा अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है। एक एग्जाम्पल है कि अब जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम सारी अपनी एसेट्स लिखते हैं कि भाई हमारी फिक्स एसेट इतनी है, हमारा फर्नीचर इतना, हमारा एयर कंडीशन इतना है, ठीक है। अब मान लीजिए छोटी छोटी एसेट्स हैं, जैसे स्टेशनरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं सीजर्स हैं, पेन है, बाइंडर क्लिप है, पेंसिल है, इन सबको हम टर्म कर देते हैं एक कॉमन अकाउंट में, स्टेशनरी। हम अलग अलग नहीं लिखेंगे कि 100 पेंसिल इतने की हैं, हमारी इरेजर 200 पड़ी हुई हैं, या पेन हमारे इतने के हैं, वैसा नहीं करेंगे। हम इन सबको कंबाइन करके स्टेशनरी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इनको अलग अलग लिख के हमारा कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है, ये बहुत हाई वैल्यू आइटम नहीं है, इसलिए इनको हम अलग अलग ना लिख के एक साथ कंबाइन कर देंगे। और इनको हम असेट के तौर पे आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे, हम सेम पीरियड में इसको खत्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, शो कर देते हैं एज एन एक्सपेंस, क्योंकि ये इमटेरियल चीज है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि इसको हम कैरी करें और इतनी सारी इंफॉर्मेशन लोड करें अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स पे। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी। तो ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अनबायस्ड वे, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है, अनबायस्ड वे में होना चाहिए, हमारी पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं हम ले करके तो आ गए भाई ये एयर कंडीशन 50,000 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो ये 60,000 से कम नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे, उसको 60,000 पे लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कर सकते। कॉस्ट, कॉस्ट पे ही लिखना है हमेशा, वो हमको याद रखना है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, उसका बिल होना चाहिए, उसका इनवॉइस होना चाहिए, उसका वाउचर होना चाहिए। सो दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस मोटे मोटे हमारे कवर हो जाते हैं। एक आध चीज अगर और कोई बची होगी तो देन यू कैन राइट इन कमेंट्स। अब हम बेसिकली बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, जब हम थियरी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं जी, दो टाइप के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। समझने वाली बात है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट ए सिस्टम, इट इज एक्चुअली, आई मीन, समथिंग विच डिनोट्स एब्सेंस ऑफ ए प्रॉपर सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम इज द ओनली सिस्टम दैट वी फॉलो इन अकाउंटिंग, जहां पर हमको बहुत ज्यादा अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं होता है, हमारा अकाउंटेंट पढ़ा लिखा नहीं होता है, या हमको लगता है कि यार इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, शायद मैं अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, शायद मिठाई लाल जी अपने घर के खर्चे लिख रहे हैं, तो उनको डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट पूरा हिसाब और बैलेंस शीट खाता वही बनाने की जरूरत नहीं है। तो डबल एंट्री क्या है? बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो हमने पढ़ा और हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों होती है। हर ट्रांजेक्शन में हम डेबिट क्रेडिट, कुछ आया कुछ गया, सिमिलर अमाउंट जरूर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। दूसरा, ये कंप्लीट है, एक्यूरेट है और रिलायबल है। ऑन द अदर हैंड, सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट है, अनसिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है। नो पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक्स, ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक्स आर मेंटेन मोस्टली, और नॉन रिलायबल है। ठीक है, ये ब्रीफ में है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अभी हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट्स की बात की, कन्वेंशन की बात की, जो कि पार्ट है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप का। इंडिया में देर इज ए बॉडी कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया, जिनको मैंडेट मिला है कि वो भारत में, इंडिया में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस इशू करें, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करें स्पेसिफिक। ठीक है, उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। जो आप आगे बीकॉम में, या जब आप सीए करेंगे या हायर एजुकेशन में जाएंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बहुत ज्यादा उनको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने पहले बात की, वो इंपॉर्टेंट है, वही हमको समझने हैं। और ये भी उन्हीं का डिटेल्ड वर्जन है, थोड़ा डिटेल में और थोड़ा मोर साइंटिफिक वे में इन्होंने किया हुआ है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, जो हमने गैप के लिए भी बात की थी। बेनिफिट क्या होता है? वेरिएशन रिड्यूस होता है, हर आदमी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं है। ठीक है, पहली स्लाइड याद है ना, म्यूजिक सबका अपना अपना बज रहा है ना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं है, सबका राग एक जैसा रहेगा और ढपली भी एक जैसी बजेगी, ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर सके और एक रेलिवेंट इकोसिस्टम बन सके। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? इट कैन बी रिजिड एंड मे नॉट बी फ्लेक्सिबल। रूल तो दोनों तरह से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। नेक्स्ट दो वीडियोस में हम जो बाकी थियरी बेस है वो पूरा कवर करेंगे, एंड लुक फॉरवर्ड कि आप लोग दोबारा उसको भी अच्छे से देखेंगे। जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू एड्रेस इंडिविजुअली ईच एंड एवरी डाउट एंड क्वेश्चन एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक यू।